आप सबको पता होगा बिग बैंग का थ्योरी, यानी कि ऐसा थ्योरी जो थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा पृथ्वी कैसे बना। लेकिन क्या आयुर्वेदा का पास कुछ और थ्योरी है या फिर वो भी बिग बैंग थ्योरी को मानता है, और अगर अलग है तो थ्योरी कौन सा है उसके बारे में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस पीपीटी से आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे लास्ट बात, घबराइए नहीं साहब, सबसे लास्ट बात है कि इस लेक्चर में आपको श्लोका बहुत कम मिलेगा या फिर नहीं ही मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। और श्लोका का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और सारा चीज फ्री है। बस इस लेक्चर का इतना सा उद्देश्य है कि आपको इस चैप्टर में जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको। खैर ये सब बात को छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारा दुनिया कैसे बना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ध्यान समझिएगा, हम बात करते हैं भाई साहब कि द्रव द्रव क्या है। सिंपल हम बताए थे, इसके सेकंड लेक्चर में बताए थे कि द्रव सब चीज है। जिस तरह से पदार्थ होता है कि आपका बल्ब दिख रहा है मेरे मुड़ी के ऊपर, है ना, सर के ऊपर आपका बल्ब दिख रहा है, इधर स्मार्ट बोर्ड है, इधर आपका पेन है, सब चीज क्या है, एक तरह का पदार्थ है, यानी कि एक तरह का मैटर है। उसी तरह से द्रव भी उसी तरह से है, लेकिन द्रव थोड़ा सा आगे जाता है। क्या जाता है भाई साहब, वो आत्मा को भी मानता है एक तरह का द्रव, वो मन को भी द्रव मानता है, जबकि अब मॉडर्न साइंस इन सबको द्रव नहीं, उस सबको मैटर नहीं मानता है। मैटर का क्या अति था, मेन पॉइंट क्या था कि इसमें 2 चीज होना जरूरी है, एक मास का और दूसरा स्पेस, है ना, जो स्पेस को घेरता हो और जिसके पास मास हो, डेट इज कॉल्ड मैटर। लेकिन आपका पास, आत्मा के पास कोई मास नहीं है साहब, कोई स्पेस नहीं करता है। लेकिन आत्मा को जो है आपका आयुर्वेद क्या बताता है, एक तरह का द्रव है जो कि मैटर नहीं है। तो इसमें डिफरेंस था, लेकिन आज का विषय वो नहीं है, वो सेकंड लेक्चर में बताया है। आज जो देखेंगे कि जो दुनिया बना है वो कैसे बना है, तो ध्यान समझिएगा कि देखिए द्रव जो होता है वो 2 तरह का होता है। ध्यान समझिएगा, एक कारण द्रव, एक कार्य द्रव। समझिए, द्रव समझ में आएगा, सब चीज द्रव है। अब उसमें 2 तरह का, कारण द्रव और कार्य द्रव। कारण द्रव क्या है कि ऐसा चीज जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, ऐसा चीज जो कभी नहीं समाप्त हो, जिसका कोई लाइफ स्पान ना हो कि भाई सब इतना साल जिएगा उतना साल जिएगा, नहीं। जैसे कि अब बात करेंगे स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का लाइफ स्पान है, सोच बताओ, आप जरूर बोले हो कि नहीं भाई है, इसका भी लाइफ स्पान है। ऐसा थोड़ी कि 10 साल बाद या फिर 1000 साल बाद ऐसी कैसे रहेगा, टूट जाएगा, रखे रखे में टूट जाएगा साहब, क्योंकि इसका भी लाइफ स्पान है। लेकिन हम बात करेंगे ऐसा द्रव, ऐसा मैटर जिसका, देखो मैटर बोल देंगे बोलने के लिए, लेकिन आपको बताया कि मैटर में और द्रव में डिफरेंस है ना। सिंपल समझिए, ऐसा द्रव जो कि कभी समाप्त ही ना हो, जो दुनिया बनने के पहले भी था और दुनिया समाप्त होने के बाद भी होगा, उसी को बोलते हैं कारण द्रव, यानी कि कैजुअल एलिमेंट। यानी कि यही है जो कि आपको पूरे दुनिया को बनाया, यही कारण है जिस कारण से पूरा दुनिया बनी है, उसी को बोलते हैं भाई साहब कारण द्रव। अभी टोटल जो होता है 9 होता है, बार बार पूछा जाता है साहब, बार बार कि कारण द्रव कितना होता है, 9 होता है, जिसमें से 5 कौन होता है, 5 महाभूत होता है, आकाश, वायु, बोलिए बोलिए, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस तरह से 5 महाभूत होता है। तो आपका 5 महाभूत हुआ, एक आत्मा। भाई बताओ, आयुर्वेदा पढ़ो आत्मा ना पढ़ो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है साहब। तो एक हो गया आत्मा, दूसरा भाई नेक्स्ट है मन, काल और दिशा, यानी कि आपका डायरेक्शन। तो ये सब चीज जो है टोटल क्या होगा, 9 संख्या हो गया। अब कार्य द्रव, यानी कि कारण द्रव जो होता है, देखिए समझ जाइएगा, जो कारण द्रव में सब आपको टोटल 9 दिखाई दिया ना, 9 क्या होता है, आपस में मिलता है। ध्यान समझिएगा, आपस में क्या है साहब, मिलता है। अब मिलने से क्या बनता है भाई साहब, कार्य द्रव बनता है। यानी कि ये क्या है, ड्राइव्ड इफेक्ट है, ड्राइव्ड इफेक्ट है किसका, ये कारण द्रव का। कारण द्रव को जो भी चीज है वो मिलता है, और मिलने के बाद जो है संसार बनता है। और संसार कैसे बनता है साहब, 2 तरह का, एक चेतन और दूसरा अचेतन। यानी कि एक ऐसा चीज जिसमें कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो, जैसे हम हुए, आप हुए, है ना, वो सब क्या है, चेतन द्रव में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा द्रव होता है जो कि अचेतन है, जैसे आपका पेन हो गया, इसमें चेतना है नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो आप समझिएगा कि आप समझिए कि चेतन द्रव भी 2 तरह का होता है। समझिएगा, हमें आपको क्या होता है कि आपका कार्य द्रव 2 तरह का, चेतन और अचेतन, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन चेतन भी 2 तरह का होता है। कैसे कि ऐसा चेतना, ऐसा कॉन्शियसनेस जो बाहर एक्सप्रेस कर सके। जैसे मान लो कि हमको किसी से प्रेम है, या मान लो किसी से दुश्मनी है, प्रेम क्यों होगा साहब, आप चाहेंगे थोड़ी कि हमको किसी से प्रेम हो। माता पिता से प्रेम तो हो ही सकता है, सिंपल समझिएगा साहब कि मतलब मान लो कि हमको किसी से दुश्मनी है, तो दुश्मनी क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, घूसा मार सकते हैं, गलिया सकते हैं, ऐसे गाली नहीं देते हैं भाई, लेकिन ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक्सप्रेस कर दिए बाहर।
है ना। तो जो चीज बाहर एक्सप्रेस कर सके, ऐसा चेतन वस्तु, ऐसा चेतन द्रव जो अपना एक्सप्रेशन बाहर एक्सप्रेस कर सके, उसी को बोला गया है वही चेतन। समझिएगा, जो चेतन का एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, बाहर एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो बोलो क्या ऐसा भी चेतना होता है क्या भाई साहब, जो अपना एक्सप्रेशन बाहर कर ही नहीं पाता? बिल्कुल होता है। आप जाओ, आप पेड़ को मार दो 2 थप्पड़, या गलिया दो पूरा दम दौर, मतलब आधा घंटा तक गलियाओ, क्या पेड़ कुछ रिप्लाई करेगा? आपको करेगा, लेकिन मन में आपको समझ नहीं आएगा। सिंपल समझिए। तो क्या हो, अपना एक्सप्रेशन बाहर नहीं शो कर पा रहा है, तो क्या हो गया? अंतः चेतन, यानी कि चेतना तो है भाई, लेकिन अंदर है ना। तो सिंपल समझिए कि बाहरी चेतन में कौन आते हैं? सभी जांघम द्रव, जांघम द्रव यानी जांघम प्राणी जो कि चलते हैं, जांघम मतलब जो चलते हैं। और आपका अंतर चेतन में कौन आते हैं भाई साहब? समस्त वनस्पति जगत, यानी कि आपका प्लांट, है ना। अब अचेतन तो समझ में आ गया, जिसमें आपका चेतना है ही नहीं। जैसे मिट्टी की बात करो, पेन की बात करो, इधर टीवी लगा हुआ है, टेलीविजन है, इधर स्मार्ट बोर्ड है, ऊपर बल्ब है, इधर पंखा है, सब क्या है? अचेतन द्रव है। इसमें क्या लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग पढ़ लिए है ना कि आपका द्रव पढ़ लिए, उस सब कारण द्रव और कार्य द्रव पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा द्रव, देखो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सिंपल सा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि सेकंड लेक्चर से स्टार्ट हो गया था क्लासिफिकेशन का, कि दुनिया में बहुत सारे द्रव है। तो उस द्रव को हमको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसी क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रभाव भेद से, यानी कि ऐसा द्रव जो आपके शरीर में जाने के बाद कैसा प्रभाव कर रहा है। क्या आपके दोषों को शांत कर रहा है? क्या दोषों को बढ़ा रहा है? देखो, दोष को जो शांत करेगा बीमारी को ठीक करेगा, जो दोष को बढ़ाएगा बीमारी को उत्पत्ति करेगा। और कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो मेंटेनेंस करता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है। तो सिंपल समझिए, जो दोषों को कम करे, यानी कि समन करे, शांत करे, उसे बोलते हैं समन द्रव। सिंपल सा समझिए। और जो द्रव को कुपित करे, जो बढ़ाए, उसको गुस्सा दिलाए, दोस्त को क्या करे? गुस्सा दिलाए, बढ़ जाए, गुस्सा जाए दम, अब बीमारी को काउच कर दे, तो उसको बोलेंगे कोपन द्रव। और भाई साहब, जो ऐसा द्रव जो स्वस्थ हितकर है, यानी कि जो स्वस्थ को मेंटेन करके रखे, ना बढ़ाए ना घटाए, उसको स्वस्थ हितकर बोलते हैं। तो लॉजिकल है चीजों, ऐसे समझिएगा, है ना। तो इस चीज याद करने की जरूरत है। प्रभाव के भेद से है कि हमारा बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, क्या होगा? या तो बढ़ेगा यानी कि आपका कोपन, या तो घटेगा यानी कि आपका समन, या फिर मेंटेनेंस करेगा यानी कि स्वस्थ हित। सिंपल समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग क्या बात करते हैं कि हम समन द्रव को भी बांटते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम बात तो करते हैं साहब कि समन द्रव होता है जो दोषों को शांत करे। और दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब बोले मेरे शब्द नहीं, 2 होता है। बोले कौन कौन? एक शारीरिक दोष, एक मानसिक दोष आता है। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल अच्छा बात बोले, लेकिन शारीरिक दोष कितना होता है? तो 3 होता है। मानसिक दोष तो 3 होता है। फिर गलत बोल दिया साहब, 3 नहीं होता, 2 होता है। कौन कौन? तम और रज। तो सत्व क्या है? तो भाई गुण है। तो गुण पूछा जाए 3 है, लेकिन दोष अगर मानसिक पूछा जाए तो 2 ही है ना। लेकिन शारीरिक दोष 3 है। कौन कौन? वात, पित्त, कफ। हम अभी शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, मन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मन तो आपको पता है कि आपके मन में क्या है, हम क्या जानते हैं, इसे हम शरीर के बारे में जानेंगे, है ना। तो सिंपल समझिए कि हम बात कर रहे हैं कि शरीर, यानी कि शरीर में जो क्या करे? दोषों को शांत करे। और दोष कितना है? 3 है। एक वात है तो यानी वात समन द्रव, एक पित्त है, एक पित्त समन द्रव, एक कफ है यानी कफ समन द्रव। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। अब समझिएगा यहाँ पे कि इसका गुण पूछा जाता है कि वात समन द्रव का गुण क्या होगा, पित्त समन द्रव का गुण क्या होगा, कफ समन द्रव का गुण क्या होगा। इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है साहब? कि अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप फर्स्ट प्रोप में क्रियाशील में इसे पढ़े होंगे, वात का गुण, पित्त का गुण और कफ का गुण, तो आपको पता होगा कि क्या होता है? समान वृद्धि कारणम, यानी कि जो चीज लायक चीजें होता है वो क्या करता है? वृद्धि होता है। लायक सब्सटेंस जो मिलता है तो क्या होता है कि वृद्धि होता है, और जो अपोजिट चीजें मिलता है तो क्या होता है? उसका ह्रास होता है, कम होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्या? कम करने का, शांत करने का। तो हमको वात को समन करना है, वात को शांत करना है। तो जो वात का गुण है, ध्यान समझिएगा, जो वात का गुण है, जो आपको याद होना चाहिए साहब, जो वात का गुण होगा जस्ट उसका अपोजिट गुण वाला द्रव होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा द्रव है जो वात को क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। अशांत कब करेगा? जब उसका अपोजिट होगा। जैसे मान लो कि मेरे अंदर अच्छाई है। अब क्यों मानोगे साहब? अब बुराई मान लो कि मान लो मेरे अंदर क्या है? बुराई है। अब क्या है कि हमको बुराई को समाप्त करना है, तो हम ऐसा दोस्त को पकड़ेंगे जो इसके अंदर क्या है? अच्छाई है। मेरे अंदर बुराई क्या करेगा? समाप्त करेगा। उसी तरह से जिसके अंदर आपका वात बढ़ा है, तो ऐसा द्रव मतलब समझ लो औषधि बोल सकते हो, और आपका आहार बोल सकते हो। क्या कि कभी कभी आहार तो खाना भी ऐसा होता है ना, जिसको खाने के बाद क्या होता है? वात कम हो जाता है। कुछ औषधि भी होता है जिससे वात कम होता है। औषधि तो होना ही चाहिए साहब, तभी तो डॉक्टर बनोगे, तभी तो आप दवा दे पाओगे। तो सिंपल सा समझिए कि ऐसा द्रव जो क्या करे? वात को समन करे, वात को शांत करे। तो सिंपल सा समझिए इसका गुण क्या होगा?
देखो वात का गुण क्या होता है? रुक्ष, तो रुक्ष का उल्टा क्या होता है? अस्निग्ध, जिसका गुण अस्निग्ध होगा। आपका वात का गुण क्या होता है? लघु, जिसका उल्टा क्या होगा? गुरु होगा, है ना। वात का गुण क्या होता है? चल, हमेशा चलते रहता है, इधर से उधर इधर से उधर, तो इसका गुण क्या होगा? स्थिर। तो देखो ऐसे लॉजिकल याद रखो कि जो वात का जो गुण है उसका जस्ट उल्टा, उसी तरह से जो पित्त का गुण होता है जस्ट उसका उल्टा, जो कफ का गुण होता है उसका जस्ट उल्टा है। तो आप अगर नहीं याद है भाई साहब वात पित्त कफ का, तो आप प्लीज क्रियाशील का लेक्चर देखिए, है ना, लाइफ में कुछ पढ़िए। मानते हैं कि आपको शुरू आए थे तो आपको कुछ और चाहिए था, लेकिन मिल गया आपको आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा जब मिल गया तो पढ़िए, मेरे जैसा मत कीजिए। हम भी शुरू क्या करते थे, एक नए नए आए थे हम, है ना, अब जब नए नए आए थे तो हम पढ़ाते नहीं थे, बोले क्या ही पढ़े यार, एक तो संस्कृत समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब अचानक से क्या हो गया? वाइवा हो गया, और जब वाइवा हो गया तो वाइवा में चले गए। किसका वाइवा था भाई साहब? क्रियाशील का। और जब क्रियाशील का वाइवा था तो हमसे क्या ही पूछेगा, अब पढ़े भी नहीं थे कुछ, तो क्या था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, तो जो भारी भारी इंस्ट्रूमेंट था ना उसको हम रट लिए थे, याद कर लिए थे कि भाई मास्टर यही पूछेगा, बता देंगे पट पट। अब क्या है ना कि उसको जैसे हम गए, हम बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस था, फर्स्ट प्रोप था मेरा, तो नया नया थे, फर्स्ट आपका भाईवा था, आपका नहीं मेरा भाईवा था। अब क्या है ना कि जैसे हम गए तो जैसे अंडर कॉन्फिडेंस थे, बिठाया हमको, बैठो। अब बोला कि भाई सब क्या पढ़े हो, तो हम कुछ बोले ही नहीं, तो उसको लगा क्या कि कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हल्का पूछ लेते हैं इससे। तो सिंपल से क्या किया, उठा, देखो सारा इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आए थे साहब, बस अंडर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि हम पूरा साल नहीं पढ़े थे, बहुत पूरा महीना नहीं पढ़े थे, साल नहीं महीना नहीं पढ़े थे, तो अंडर कॉन्फिडेंस थे। अब क्या है कि हमको सारा चीज क्या था, भारी भारी सामान याद था, भारी भारी इंस्ट्रूमेंट याद क्या था, जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन पकड़ाया क्या? कागज पकड़ाया। उस वक्त हमको कागज लगा था, लेकिन क्या था? लिटमस पेपर था, है ना। तो हमको लगा कि भाई सब लिटमस पेपर यहाँ क्या करेगा, देखो हम ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, हम सोचे कि यहाँ पे लिटमस पेपर क्या करेगा साहब, यहाँ पे तो मतलब केमिस्ट्री का लैब तो है नहीं, ये क्रियाशील का लैब है, तो लिटमस पेपर तो होगा नहीं। तो वो मास्टर पूछा क्या है, कि बताओ क्या है, तो बहुत सोचे, फिर बोल दिए कि कागज का फर्रा है। तो गुस्सा गया मास्टर, बोला कि खड़ा हो, तुमको ये भी नहीं पता कि लिटमस पेपर है। तो हम भाई बोला भाई हम कुछ बोले नहीं, खैर बोले खड़ा, अब खड़ा ही होकर तुम क्या करो, अति दो भाईवा दो, तो उसके बाद तो भाई सब खड़ा हो जाते, इसमें क्या बेइज्जती तो होते ही रहता है। खड़ा हो गए हम। अब क्या है कि कुछ देर बाद जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर दिए वो, अब वो भी नहीं पता था उस वक्त, समझो कि वो भी नहीं पता था हमको कि टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब क्या है कि जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर दिए तो क्या है कि चिमटा टाइप का होता है, अब खूब दिमाग लगा रहा है, उसे लेके उठा के ऐसे कर रहे हैं हम कि क्या है साहब, समझ ही नहीं आ रहा हमको, है ना। तो हम फिर बहुत हिम्मत करके बोले क्या कि रोटी पलटने वाला है। और जैसे मास्टर सुना कि रोटी पलटने वाला है, क्या सीधा बाहर, सीधा बाहर। तो अल्टीमेट हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि हम भी जो है शुरुआत में पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब पढ़ने लगे तो मजा आने लगा। और कारण कि देखिए यार कि एमबीबीएस से ज्यादा हल्का यही है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे है संस्कृत का, प्रॉब्लम यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर। आप एक बार लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक डाउन कर देते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाता है। आपको भी समझ में आ रहा होगा, कुछ है जी, कुछ तो नहीं है। जबकि आप एमबीबीएस का सिलेबस एक बार उठा कर देखो, उसका बायोकेमिस्ट्री उठा कर देखो, हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग को बहुत कम पढ़ना होता है, तो पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपको ऐसा देखो 10 साल बाद आपको उससे कोई नहीं पूछेगा आप बीएमएस डॉक्टर हो के क्या कर रहे हो। अल्टीमेट ये दिखेगा कि आपके पास पेशेंट कितने आ रहे हैं, आपके पास स्किल क्या है, आप अर्निंग क्या कर रहे हो, ये सब चीज होता है। एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठा रहता है, माछी मारते रहता है, और कोई मतलब छोटा मोटा वही काम करके बहुत अच्छा से कमा लेता है। तो मेन होता है नॉलेज गेन करना है। तो अगर मोरल ऑफ स्टोरी सिंपल सा है कि अगर फर्स्ट प्रोप में नहीं पढ़ोगे तो सेकंड प्रोप में आकर फर्स्ट प्रोप को जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि वहां जो था बेसिक चीजें था, बेसिक वहां से ही कंप्लीट होगा। खैर ये सब ज्ञान की बात अलग है, तो सिंपल समझिए कि ये सब गुण आपको पता होना चाहिए, किसका गुण क्या था, उसका गुण क्या था, ताकि आपको यहाँ पे रटना ना पड़े, अपने आप समझ में आ जाए। अब सिंपल समझिए, इसका रस और बीर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वात का रस क्या होगा और वात का बीर क्या होगा। तो ध्यान समझिए, वो भी पढ़ना था, जो पढ़ा रहे हैं रस के बारे में, ये पढ़ना था। देखो 6 तरह का रस होता है, इसको याद करा देते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो शुरुआत के 3 है, सुनेगा, मधुर, अम्ल, लवण, जो शुरुआत के 3 है वात को क्या करता है, शांत करता है, समझिएगा। मधुर, अम्ल और लवण, ये क्या करता है, शुरुआत के 3 है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो शुरुआत के 3 है ना, वो वात को क्या करेगा, शांत करेगा, और जो लास्ट के 3 है वो कफ को शांत करेगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, कटु, तिक्त, कषाय। अब सिंपल समझिए, इसका उल्टा भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, उल्टा समझाने की कोशिश करते हो। उल्टा क्या समझ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि वात को बढ़ाने वाला ऐसा रस जो वात को बढ़ाए, तो वात बढ़ाने वाला कौन सा रस होगा, आपका कटु, तिक्त, कषाय हो जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आप वात को क्या कर रहा है कि कफ को क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। तो जो कफ को शांत करेगा वात को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कफ वात एक तरह से बोल सकते हो, किसी किसी अति पे क्या होता है, उल्टा होता है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए जो वात को क्या कर बढ़ाए, तो वात बढ़ाएगा कौन, आपका कटु, तिक्त, कषाय।
समझा? वात को कौन बढ़ाएगा? आपका कटु तिक्त कषाय। और घटाया कौन? आपका मधुर अम्ल लवण। तो सिंपल सा ऐसे लॉजिक के लिए याद करो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो त्रिदोष का चैप्टर पढ़ो एक बार। कहाँ पे? आप फर्स्ट प्रोप में, आपका लेक्चर भी वहाँ पर लिए हैं। अगर मान लो लेक्चर देखो तो ठीक है, लेक्चर देख सकते हो, या फिर कहीं बुक वगैरह से चाहे शॉर्ट नोट से जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। खैर, इसके साथ साथ वात जो होता है उष्ण वीर होता है, आपका पित्त समन जो द्रव होता है शीत वीर होता है, और जो कफ समन द्रव होता है उष्ण वीर होता है। इसको याद रखेगा ऐसे अल्टरनेट करके, उष्ण शीत उष्ण, है ना, उष्ण शीत उष्ण ऐसे करके। अब देखिएगा इसका उदाहरण 2-3 गो दिया हुआ है, जैसे 10 मोल हो गया, एरंड हो गया, इसका चंदन हो गया, इसका पिपले आदि हो गया। इसका एग्जाम्पल याद रखेगा ताकि एग्जाम में 1-2 कम से कम तो 2-3 याद रखेगा, है ना। ऐसे याद रखने के तो ढेर से याद रख सकते हो, लेकिन कम से कम 2-3 याद होना चाहिए आपको। तो ये क्या हो गया भाई साहब? आपका समंद्र हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो कोपन द्रव, समझिएगा। कोपन द्रव मतलब कि जो उसको कुपित करे। अभी बताया था ना कि देखो कोपन द्रव में रस कौन सा होगा? वात कोपन में कौन सा द्रव होगा? आप सॉरी, वात समन में कौन सा आपका रस होगा? आपका कटु तिक्त कषाय होगा। तो खैर यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बात करेंगे कोपन द्रव, यानी कि जो आपके वात को बढ़ाएगा, पित्त कोपन यानी कि जो पित्त को बढ़ाएगा, कफ कोपन जो कफ को बढ़ाएगा। अब सिंपल समझिएगा कि अगर ऐसा द्रव है, ऐसा चीज है जिसको खाने के बाद आपका वात बढ़ गया, तो जैसे वात बढ़ता है तो क्या होता है? आपका पेट में क्या होता है? गैस बनने लगता है। तो इसका प्रकृति क्या होगा? विष्टम भी, यानी कि गैस बनाने का। इसके साथ साथ रुक्षता प्रोवाइड होगा। सिंपल समझिए कि अगर आपके शरीर में जब भी आपका वात बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका बॉडी क्या होगा? ड्राई होगा। तो यार ध्यान से देखिएगा, जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, उसका स्किन क्या होता है? ड्राई होता है ना, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है रुक्षता, है ना। इसके साथ साथ पित्त कोपर द्रव का प्रकृति क्या होता है? विदाहित। समझो, पित्त क्या है? अग्नि से रिलेटेड है, और जब अग्नि बढ़ेगा शरीर में तो क्या होगा? विदाही होगा, जलन जैसा होगा, है ना, जलन पैदा करेगा। और तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। देखो ये सब प्रकृति हो, गुण हो, वही है जो आपका वात का गुण था, पित्त का गुण था, कफ का गुण था, समझा? तो ये एग्जैक्ट सेम गुण है, और उसका अपोजिट गुण वाला क्या करेगा? समन करेगा, है ना। अब कफ कोपन है, मतलब कफ को बढ़ाने वाला, तो कफ को बढ़ाने वाला क्या होगा? अभिसंध यानी स्रोतों को ब्लॉक करने वाला होगा, है ना। और इसके साथ साथ गुरु होगा। ये सब गुण किसका था? कफ का। तो सेम गुण क्या है? बढ़ाएगा। कफ का गुण पहले से था ये सब, और ऊपर से आप ऐसा द्रव ले रहे हो जिससे कफ से रिलेटेड गुण है, तो क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो इसके साथ साथ उदाहरण याद रख लीजिएगा, इधर भी उदाहरण है, इधर भी उदाहरण है। तो 1-2 फीस बता रहा हूँ, 2-3 उदाहरण रख लीजिएगा, काफी है। तो बस आप एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसका जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, आगे बात करने के पहले एक बहुत अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भाई साहब? कि नया जो अन्न होता है, जो नया अनाज होता है, वो क्या होता है साहब? कि वो बोल रहा है कि 21 दोष को कुपित करता है। तो ध्यान समझो, इसको किस दोष को कुपित करता है? ध्यान समझ लीजिएगा कि सिंपल समझिए। जो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक नया सामान, एक पुराना सामान, तो जो नया सामान होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, और जो पुराना हो जाता है वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। अब लोग वैसे इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक है कि आपको पता होगा, अगर एटॉमिक लेवल पर जाते हो तो कोई कितना भी ठोस हो, लेकिन उसका जो एटम होता है वो क्या करता है? मूव करते रहता है हमेशा। ध्यान समझिएगा, कोई कितना भी ठोस हो, कितना भी सॉलिड स्टेट में हो, लेकिन उसका जो एटम हो क्या करता है? हमेशा मूव करता रहता है। और जैसे समय होता है मूवमेंट क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो चीजें इसलिए तो ब्रेकडाउन होता है, इसलिए चीजें ब्रेकडाउन होता है। तो इसलिए सिंपल समझिए, जो नया चीज होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा भारी होता है ना, क्योंकि कंपैक्ट होता है। सारा एटम क्या होता है? कंपैक्ट होता है, एक दूसरे से पूरा अच्छा से बाइंडिंग का फॉर्म रहता है। लेकिन जैसे पुराना होता है क्या होता है? थोड़ा सा कंपैक्टनेस कम हो जाता है, दूर हो जाता है चीजें, तो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और सिंपल समझो कि कोई चीज नया है, तो यहां समझ में आया कि अगर नया है तो क्या है? भारी है। और भारी है तो जब जैसे खाना खाएंगे तो वो कौन सा दोष को बढ़ाएगा? अगर वात को बढ़ाएगा तो क्या होगा? हल्कापन फील होगा। अगर पित्त को बढ़ाएगा तो क्या होगा? हमारा जलन फील होगा। लेकिन कफ को बढ़ाएगा तो क्या होगा? भारीपन फील होगा। तो अल्टीमेट जो है, अगर यहाँ पूछा गया था कि अगर नया अन्न लेते हैं, है ना, तो इसमें किस दोष का आपका वृद्धि होगा? तो आपका कफ होगा, क्योंकि भारीपन होगा। और नेक्स्ट बहुत अच्छा, इससे भी बढ़िया बात बोल रहा है कि दही, देखो दही तो आप खाए हो गए, अगर किसी लोग को नहीं पसंद होगा तो खाया नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन दही को छुए तो जरूर होगे, खाए नहीं हो तो कम से कम छुए होगा साहब। तो अगर आप खाए होगे या छुए होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है? ठंडा है ना। ये क्या है? ठंडा है। लेकिन भाई साहब ठंडा नहीं है, समझिएगा, दिखता ठंडा है लेकिन ये उष्ण वीर का होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि दही ठंडा समझकर पित्त समक मत समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लो कि पित्त बढ़ गया है, पेट पूरा जल रहा है, तो सब समझता है कि भाई सब दही खा लो,
पेट जल रहा है तो मतलब कि आपका पित्त बढ़ गया है, तो समझता है क्या भाई साहब इसमें दही खा लो, दही क्या ठंडा चीज है? भाई साहब दही ठंडा चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका रस है, विपाक है, वो अम्ल होता है। अब रस क्या होता है आपको पता होगा, है ना? नहीं पता है। विपाक क्या होता है भी पता होगा। नहीं पता हो तो आपको हम चैप्टर में बताएंगे। रस वही जो आपको स्वाद को आप अपने जीवा पर फील करते हो, और विपाक जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है। लेकिन बाकी बहुत अच्छा से आपका चैप्टर वाइज जब आएगा तो अच्छा समझाएंगे। तो सिंपल समझिए कि इसका जो रस और विपाक क्या होता है, अम्ल होता है। और इससे भी बड़ी बात ये जो होता है उष्ण वीर्य होता है। अब वीर्य क्या होता है इसका भी एक चैप्टर है। अभी के लिए समझ लो इंटरनल पावर पोटेंसी, है ना? जो इंटरनल पावर, हर चीज का इंटरनल पावर होता है, आपका अपना इंटरनल पावर होगा। तो उसी तरह से पदार्थ यानी कि द्रव का भी एक तरह क्या है आपका इंटरनल पावर है, उसी को बोलते हैं क्या, वीर्य बोलते हैं। तो ये क्या होता है उष्ण वीर्य होता है। तो देखने में या फिर महसूस करने में क्या था, ठंडा था, लेकिन होता क्या है आपका उष्ण वीर्य। तो अल्टीमेट क्या है आपका पित्त को बढ़ा देगा, पित्त को शांत नहीं करेगा। तो ध्यान समझिएगा, आप समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है साहब, है ना? ये पूरा क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है, द्रव का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो जिसमें से आप नेक्स्ट देखेंगे दोषाग्न है। अब समझिएगा दोषाग्न मतलब कि जो दोष को नष्ट करे, नष्ट कर दे, ऐसा द्रव जो दोष को नष्ट करे। अब दोष कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, वात पित्त कफ। तो उसी हिसाब से नाम रख देंगे, वातग्न, पित्तग्न और आपका कफग्न। सब हो गया। जो वात को कम नाश करे वाताग्न द्रव, जो पित्त का नाश करे पित्तग्न द्रव, और जो कफ को नाश करे वो कफग्न द्रव। समझ में आया? और सिंपल से समझिएगा। नेक्स्ट है आपका रस भेद के अकॉर्डिंग, यानी कि रस के अकॉर्डिंग आपके कुल कितने आपका हो सकता है द्रव का टाइप, तो 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि रस कितना होता है 6 होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो देखिएगा यहाँ पे 6 है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब सिंपल से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग एक टर्म देखेंगे। क्या टर्म देखेंगे भाई साहब? रस स्कंध। अब समझिए ये स्कंध क्या होता है, समझिए। स्कंध समझ लीजिए एक तरह का ग्रुप है। जैसे कि मान लो कि ऐसा द्रव, द्रव तो ढेर सारा हो सकता है, लेकिन ऐसा द्रव जिसमें मधुर हो, जिसमें मधुर रस प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या है, मधुर स्कंध हो गया। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 इतना सारा क्या है द्रव है, लेकिन जो 1 2 3 में क्या है मधुर रस है। तो इसमें कौन सा ग्रुप में डालेंगे? इसको मधुर स्कंद में डालेंगे। लेकिन 4 5 क्या है आपका, इसमें अम्ल रस है, तो इसमें किस में डालेंगे? अम्ल स्कंद में डालेंगे। तो अल्टीमेट क्या है कि आपके किस द्रव में कौन सा रस प्रेजेंट होता है, उसी पर रस के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, ग्रुपीज में करते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं, है ना? तो उसी को बोला गया स्कंद। अब सिंपल समझिएगा कि अगर कोई मधुर स्कंद है ना, मधुर स्कंद है, तो उसका कार्य क्या होगा? सिंपल समझो, कोई चीज मीठा चीज खाता है आदमी तो क्या होता है, मोटापा होता है कि नहीं, मोटा होता है कि नहीं, नरिश करता है कि नहीं, बिल्कुल नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ साथ वात पित्त को क्या करेगा, शांत करेगा, समन करेगा। सिंपल समझो, वात पित्त को कम करेगा, लेकिन समझिएगा, लेकिन कफ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि कफ में क्या, देखो सिंपल, कफ क्या है, भारीपन है। अब जब मीठा चीज खाओगे तो क्या होगा, भारी हो गया शरीर, तो ये बढ़ा है कि आपका इसका समन करेगा, लेकिन कफ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका एग्जांपल है आपका, कुछ याद कर लीजिएगा, जीवक ऋषभक ये सब है। फिर अम्ल स्कंद क्या है वैसा कि जो, अब देखो सिंपल सा, आप कभी कभी देखे होंगे कि किसी किसी का होता है खाना खा लेता है पूरा भर पेट, है ना, कहीं पार्टी में गया पूरा भर पेट खा लिया, अब उसका खाना पच ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब कि एसिडिक चीजें यूज करते हैं, या फिर तो नींबू यूज करते हैं, नींबू चाट लो, है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा पाचन वगैरह ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है अम्ल रस होता है। ये क्या करता है, अम्ल रस, या बोलते अम्ल स्कंद वाला द्रव क्या करता है कि अग्नि प्रदीप करता है, जो आपका डाइजेस्टिव फायर है उसको प्रदीप करेगा, उसको बढ़ाएगा, जिससे डाइजेशन अच्छा हो सके। इसके साथ साथ देखो बहुत अच्छा लाइन लिखा है, वात अनुलोमन। वात अनुलोमन क्या होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि वात का मूवमेंट तो मेन होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए। वात का जो मूवमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वात ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस बनने लगता है। अब उसको गैस को समाप्त करना है, तो गैस कैसे समाप्त होगा, जहां जाना चाहते उसको वहां भेजेंगे। तो कहां जाना चाहिए था, वो नीचे जाना चाहिए था। तो यही बात करें अनुलोमन, अनुलोमन मतलब होता है मूवमेंट, अनु मतलब कि नीचे, उसको नीचे की ओर मूवमेंट कराते हैं। वात का नीचे की ओर मूवमेंट कराने का प्रोसेस को बोलते हैं वात अनुलोमन। यही काम आपका कौन करता है, आपका अम्ल स्कंद वाले चीज करते हैं। एग्जाम्पल याद रख लो, आम हो गया, दांडी में अनार हो गया, ये सब। और लवण स्कंद क्या करते हैं, सिंपल सा समझिए, ये पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि नमक वगैरह थोड़ा बहुत यूज किया कीजिए, उससे क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है प्रॉपर अच्छा से होता है। इसके साथ साथ स्रोतस का शोधन करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक चैनल है आपके पास, जो आपके शरीर के अंदर है ना, उसको क्या करते हैं, शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करता है। ये कौन करता है, आपका लवण स्कंद वाला चीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट कटु स्कंद होगा, है ना।
तो कटु स्कंद क्या करेगा, एक कफ को पिघलाता है। ध्यान समझिएगा, अगर मान लो किसी व्यक्ति का स्रोतस में ब्लॉकेज हो गया, स्रोतस में क्या है, ब्लॉकेज हो गया यानी कि कफ जम गया, तो हम ऐसे द्रव को देते हैं जिसमें क्या हो, कटु हो, है ना, उसमें कटु हो। क्यों? क्योंकि कटु क्या करता है, आपका कफ को पिघला देगा। जैसे मान लो कि एक ऐसा है, नाली की तरह है या फिर तो एक पाइप की तरह है, एक कप मान लो यहाँ पे जम गया। अब ये क्या करेगा, जैसे हम कटु स्कंद वाला द्रव यूज करेंगे तो क्या करेगा कि इसको पिघला देगा, और जैसे पिघलाएगा तो पानी जैसा हो जाएगा, और पानी जैसा जैसे होगा तो आगे बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेट का ब्लॉकेज खत्म हो गया, है ना। इसके साथ साथ कृमिनाशक भी होता है, वर्म्स वगैरह को भी पैथोजन को भी क्या करता है, खत्म करता है। इसका देखिए तिक्त स्कंद वाला है, ये क्या करता है, सब रक्त शोधन करता है। तो इसलिए देखो नीम का पत्ता, ध्यान से सुनिएगा, नीम का पत्ता इसलिए बोला जाता है कि क्या है कि रक्त को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। तो यही बोला जाता है भाई क्या कि रक्त शोधन काम करता है। इसके साथ साथ पित्त और कफ को क्या करता है, शांत करता है, समन करता है ना। जिसके बाद को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो याद रखेगा, इसका एग्जाम्पल यह है द्रव, जिसका याद रखेगा जैसे गुरुचि हो गया, पटोल हो गया, पाठा हो गया, है ना। अब देखिए कषाय स्कंद लास्ट वाला है, तो इसमें क्या है, कषाय जो आपका स्कंद है, ये ऐसा द्रव है जिसका काम क्या होता है, आपका घाव को भरना, है ना, हीलिंग प्रॉपर्टी करता है। इसके साथ साथ अतिसार, मान लीजिए किसी को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया को क्या करेगा, मतलब रोक कर रखेगा, वो डायरिया को बहुत कम हद तक क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। इसमें कुछ एग्जांपल उसको याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा लास्ट, आज का लास्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि 7वां क्लासिफिकेशन। देखो टोटल 7 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, द्रव का 7 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 6 कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्लासिफिकेशन है कर्म भेद से, यानी कि जो द्रव यूज कर रहे हैं वो द्रव का काम क्या है, शरीर में क्या काम है, तो बताओ शरीर में क्या काम करेगा वो। सिंपल सा, अगर हम डॉक्टर के हिसाब से देखेंगे तो हम अल्टीमेट क्या करेंगे, रोग को शांत करेंगे। अब आपका आयुर्वेद क्या बताता है कि रोग क्यों हो रहा है, आपके दोष की वजह से हो रहा है, दोष बढ़ जाता है, तो उस दोष को क्या करना है, शांत करना है। अब शांत करने का 2 तरीका बताया गया है, एक क्या बताया गया भाई साहब, समन, और एक बताया गया शोधन। अब पता था दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझने के एक एग्जाम्पल समझो। मान लो कि एक क्लास है ना, एक छोटा बच्चा है, जो कि छोटा बच्चा नहीं, मान लो कोई बच्चा है ना। अब वो क्या कर रहा है कि बदमाशी कर रहा है, तो जब शुरुआत में बदमाशी करता है तो क्लास में बाहर नहीं निकलता, नॉर्मली क्लास में बाहर नहीं निकलता, टीचर बोलता है शांत रहो जी। अगर मान लो शांत हो गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या करता है, आधे घंटे बाद फिर बदमाशी करता है, और बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज्यादा शरारती करता है, तो क्या करता है टीचर, बाहर निकलो, तो पूरा क्लास को माहौल खराब कर रहा है। तो देखो 2 तरीका हुआ है, एक क्या किया कि क्लास में ही उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया, यानी कि शरीर के अंदर ही शांत कर देना, डेट इज कॉल्ड समंद्रव। अब क्लास से बाहर निकाल दिया, अब इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्त, इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्त, जिसको आप शरीर के अंदर शांत नहीं कर सकते हो, तो उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं भाई साहब शोधन द्रव। तो 2 तरह का द्रव है अकॉर्डिंग टू कर्म भेद से, यानी कि शरीर में जाने के बाद कैसा कर्म करेगा, कैसा इफेक्ट शो करेगा, कैसा वर्क करेगा, उसके हिसाब से 2 है, एक आपका क्या समन द्रव और एक आपका शोधन द्रव। तो ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है जो हम आपको बताएं, और यहाँ पे जो बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ पे देखिए ये चीज जो आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, क्या भाई साहब, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ वात समक द्रव कौन सा है, देखिएगा जैसे 3 को है वात पित्त कफ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट जो है वात को समन करने वाला कौन सा द्रव है, तो याद रखिएगा तेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त को समन करने वाला सबसे बेस्ट द्रव कौन है, तो घृत है, और आपका कफ को समन करने वाला सबसे बेस्ट द्रव कौन है, तो मधु है। ये दोनों को याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। और आपका शोधन समझ में आएगा, शोधन क्या है कि शरीर से हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ध्यान समझिएगा। अब शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, तो शरीर से बाहर निकालने का एक ही तरीका होता है, फिर अलग अलग तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं पंचकर्म, यानी कि 5 तरीका होता है जिससे हम लोग शरीर से क्या करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं वमन, और सिंपल समझिए वमन क्या होता है, हम लोग वोमिटिंग कराते हैं। अब देखो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि छाती के आसपास क्या होता है, वात होता है, और मेरे पास 2 ऑप्शन है, छाती के पास है तो 2 ऑप्शन है, एक तो वमन के थ्रू उसको बाहर निकालना, या विरेचन के थ्रू नीचे से निकालना। अब समझो कि इसके पास डिस्टेंस नजदीक क्या है, आपका वमन के थ्रू या फिर विरेचन के थ्रू, वमन के थ्रू। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, कफ को बाहर निकालते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर इतना ज्यादा कफ बढ़ गया जिसको अंदर शांत करना क्या है, मुश्किल है, तब वो लोग क्या करते हैं, कफ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, किससे, वमन के थ्रू निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का शोधन प्रक्रिया हुआ। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है सब, आपका देखिए विरेचन कहीं होगा, विरेचन देखिए यहाँ पर दूसरा है, विरेचन में क्या करता है, विरेचन में इंड्यूस डायरिया कराते हैं, है ना। अब इंड्यूस डायरिया में क्या होता है कि इसमें हम लोग पित्त को शांत करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या करते हैं साहब, पित्त को शांत करते हैं। और पित्त शांत कब होता है, जब विरेचन के थ्रू, यानी कि इंड्यूस डायरिया के थ्रू सारा चीज पित्त क्या है, बाहर निकल जाता है, अब पित्त जो बढ़ गया था वो अपने आप शांत हो जाता है, इसको बोलते हैं विरेचन। और सिंपल समझिए यहाँ पे एक है सीरो विरेचन, ध्यान समझिए। सीरो मतलब क्या होता है,
सिर। अब विरेचन मतलब क्या होता है, मतलब कि विरेचन मतलब होता है चीजों को निकालना, है ना, बाहर कर देना। तो सिर में क्या चीज है जो बाहर कर देंगे, तो सिर में जो दोष है, जो शरीर में दोष है, जो सिर में, जो सर में जो दोष है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं सिरोविरेचन, है ना। अब सिंपल से समझो कि सिरोविरेचन कैसे कराते हैं, तो नस से कराते हैं। इसी के लिए इसका नाम दूसरा क्या है, नस है, यानी कि नाक में क्या है, औषधि डालते हैं। और बोला जाता है नाक जो है ना आपका मस्तिष्क का द्वार है, यानी कि ब्रेन का एक तरह का डोर है। कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज अगर आप नाक से डालते हो तो आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर सकता है। देखो सिंपल सा, आपको ब्रेन तक पहुंचना है तो आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करना है, क्रॉस करना पड़ेगा। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने का सबसे बेस्ट मेथड बताया जाता है कि आप नाक में डालो। तो जैसे औषधि नाक में डालते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो क्या करता है, क्रॉस करता है, और क्रॉस करके कहाँ पहुंचता है, आपको ब्रेन के पास जाता है। अब ब्रेन में जो भी चीज, जो भी दोष आपका बढ़ गया था उस दोष को क्या करता है, सिर से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, सिरोविरेचन। अब देखिएगा दो टर्म है, एक स्थापन में भी है, देखिए सुनिएगा, एक स्थापन है और एक अनुवासन है। देखिए दोनों एक तरह का बस्ती ही है, ध्यान समझिए, दोनों एक तरह का है बस्ती है, लेकिन बस्ती भी दो तरह के हैं। कौन कौन, एक आपका स्थापन जिसको नीरू बस्ती बोलते हैं, एक आपका अनुवासन जिसको हम लोग स्नेह बस्ती बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एनस में कुछ कुछ चीजें करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्थापन बस्ती में क्या करते हैं कि काढ़ा डालते हैं। सिंपल समझिए, एनस में जो है हम एक तरह का काढ़ा डालते हैं जो औषधीय काढ़ा होता है, जो कि क्या करता है कि जो शरीर में जमे हुए मल है ना, और दोष है, उस शरीर को बाहर निकालता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम करते हैं क्या, अनुवासन बस्ती करते हैं। अनुवासन बस्ती को बोला जाता है स्नेह बस्ती। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एनस में हम लोग क्या करते हैं, आप डालते हो स्नेह को, यानी कि तेल को डालते हो। उसके इससे क्या होता है वैसा, तो इससे क्या होता है कि शरीर और आत्मा जो रूखापन है, जो ड्राइनेस है, सिंपल समझ लो कि यहाँ पे ड्राइनेस है, तो ड्राइनेस के कम करने के क्या कर, अब तो खैर मॉइस्चर यूज करते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करता था, तेल लगाता था। तो ये चीज बोल रहा है कि जो आपके शरीर में ड्राइनेस है, चाहे जो आंत है, इंटेस्टाइन में जो रूखापन है, अब मुंह में तो डालोगे नहीं भाई, मुंह में जैसे डालोगे तो हो सकता है इधर चला जाए। तो इसलिए देखो इंटेस्टाइन के पास, अगर मान लो स्पेशल लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, आपका मुंह के पास में है या फिर एनस के पास है, तो एनस के पास थोड़ा सा नजदीक है, इसलिए हम लोग एनस में डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऑयल यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम अनुवासन है, यानी कि स्नेह बस्ती है। यहाँ पे हम लोग कढ़ाई यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम है स्थापन बस्ती, यानी कि नीरू बस्ती है। और अल्टीमेट जो है इस सब मतलब पंचकर्म के हेल्प से क्या करते हैं, शोधन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जो दोष शरीर के अंदर शांत नहीं हो रहे थे उस दोष को क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। बाकी रक्त मोक्षण भी होता है, जिससे हम लोग जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो खैर जब पंचकर्म पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हो। तो खैर आज का लेक्चर भाई सब यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके साथ साथ आज का पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया, सेकंड चैप्टर पूरा बाइंड अप हो गया है। इसके बाद आप कोई भी नोट्स पढ़ सकते हो, इसके बाद बुक वगैरह भी पढ़ सकते हो। अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो खैर ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।